नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी भाई सैमसंग का मोबाइल तो इस्तेमाल किया ही होगा। आपके घर में LG कंपनी का कोई टीवी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन तो जरूर होगी और साथ ही आपने भाई Hyundai कंपनी की गाड़ियों के बारे में भी सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ये सभी जो कंपनीज हैं ये किस देश की हैं? देखिए आप में से हो सकता है बहुत लोग ये बात जानते हो कि भाई जो कंपनियां हैं ये एशिया की एक देश साउथ कोरिया की है। दोस्तों आज के समय में साउथ कोरिया की गिनती विश्व के सबसे विकसित देशों में की जाती है और इस देश की GDP विश्व में 10वें नंबर पे है। इस देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दोस्तों आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ कोरिया वर्ल्ड की टॉप 10 एक्सपोर्टर देशों की सूची में भी शुमार है। इस देश में बनने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं और उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। दोस्तों आज साउथ कोरिया में 80% से अधिक आबादी स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। इन सब के अलावा ये देश नॉर्थ कोरिया के साथ अपने दुश्मनों को लेकर भी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। दोस्तों साउथ कोरिया की ही तस्वीर है जो आज हम सभी देख रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, आज से 60-70 साल पहले साउथ कोरिया की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग थी और उस टाइम इस देश का नाम विश्व के सबसे पिछड़े देशों में शुमार था। लंबे समय तक इस देश पर मंगोलिया, चीन और जापान जैसे देशों ने कब्जा किया। देश की आधी जनसंख्या को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोरिया के लोगों को अपने देश से लड़ने के लिए कहा था क्योंकि उस समय इस देश पर जापान का ही शासन था। यहाँ हमने दोस्तों कोरिया इसलिए कहा क्योंकि 1950 से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे और इन्हें केवल कोरिया देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1950 से लेकर 1953 तक जो कोरियन युद्ध चला उसके बाद दोस्तों कोरिया का विभाजन हुआ, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 अलग अलग देश सामने निकल के आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर साउथ कोरिया 1950 के दशक तक एक गरीब देश था तो इस देश ने भाई साहब इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर ली? कैसे आज ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो पाया? 1950 तक जो देश विदेशों से मिलने वाली सहायता के ऊपर निर्भर था आज दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में से कैसे एक बन गया? कैसे साउथ कोरिया ने अपने देश में इतनी तेजी से विकास किया और अपना नाम विश्व के समृद्ध देशों की सूची में शुमार किया? दोस्तों आप भी शायद हमारी तरह इन सवालों का उत्तर जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होंगे। दोस्तों कोरियन वॉर खत्म होने के बाद साउथ कोरिया पूरे वर्ल्ड में चलने वाले कोल्ड वॉर से भी अछूता नहीं रहा। कोल्ड वॉर ने साउथ कोरिया पर बेहद प्रभाव डाला और ये प्रभाव पूरी तरह से पॉजिटिव था। शीत युद्ध के दौरान साउथ कोरिया अमेरिका के अधीन रहा और वहीं नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ का हिस्सा बना। अमेरिका का सपोर्ट मिलने के कारण इस देश ने तेजी से तरक्की शुरू की। साथ ही जापान ने भी साउथ कोरिया का काफी समर्थन किया। इन देशों से मिलने वाली मदद के अलावा साउथ कोरिया के लोगों के अंदर का जुनून, जज्बा और हिम्मत ने इस देश को आगे ले जाने में काफी हेल्प की। इतने वर्षों तक दूसरे देशों के अधीन रहने के बावजूद साउथ कोरिया ने अपने देश की संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखा और इसने दूसरे देशों की परंपरा को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया से अलग होने के बाद सबसे पहले सिंगमैन री ने साउथ कोरिया की सत्ता संभाली। साउथ कोरिया भले ही एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश था लेकिन इस देश में शुरुआत से ही शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। सिंगमैन री ने सबसे पहले अपने देश में लोगों को वर्ल्ड लेवल की शिक्षा मुहैया कराने की शुरुआत की। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर देश की जनता शिक्षित और योग्य होती तो समृद्धि और विकास के द्वार अपने आप ही खुलते हुए चले जाएंगे। सिंगमैन री ने 1960 तक साउथ कोरिया का नेतृत्व किया और इस दौरान बहुत कम समय में ही देश में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। लेकिन साउथ कोरिया के विकास की असली गाथा सन 1961 से शुरू होती है जब वहां पर मिलिट्री ने शासन किया और पार्क chung hee ने देश की सत्ता संभाली। पार्क chung hee सन 1979 तक देश के नेता बने रहे। हालांकि उनके सत्ता में आने के कारण देश में कई जगह अशांति और असंतोष का माहौल भी था, लेकिन पार्क chung hee केवल शासन करने के लिए देश के नेता नहीं बने थे बल्कि वो असल मायने में देश में विकास और बदलाव लाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। पार्क chung hee ने साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने की शुरुआत की थी। दोस्तों सैमसंग कंपनी पहले मोबाइल फोन नहीं बल्कि चीनी और ऊन बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। जी हाँ, वहीं LG कंपनी प्लास्टिक का सामान बनाती थी और Hyundai चावल का व्यापार किया करती थी। इन सबको आगे की राह दिखाने में पार्क chung का ही विशेष योगदान रहा है। उनके सत्ता में रहते हुए ही सैमसंग कंपनी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने की शुरुआत की। इसके बाद इसी कंपनी ने गाड़ियां और इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी अपने कदम रखे। दोस्तों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग अपनी गाड़ियां भी बनाती है। मशहूर कार निर्माता कंपनी रेनो में सैमसंग कंपनी की भी हिस्सेदारी है। इसके अलावा पार्क chung ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों में बदलाव किए। लोगों को बड़ी मात्रा में लोन दिया जाने लगा जिससे वो अपना खुद का कारोबार खोल सके। कंपनियों को सब्सिडी दी जाने लगी और टैक्स रेट में भी भारी कटौती की गई। पार्क जानते थे
कि इससे देश को वर्तमान समय में एक झटका जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में ये निर्णय एक वरदान की तरह साबित होगा और उनकी ये बात पूरी तरह सच भी साबित हुई। दोस्तों, साउथ कोरिया की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कई जगह देश में केमिकल फैक्ट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। सरकार की मदद से ही Hyundai कंपनी ने देश में पहला हाईवे बनाया और उसके बाद फोर्ड कंपनी ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने की शुरुआत की। वहीं सन 1975 में Hyundai कंपनी ने अपनी पहली कार बनाई और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। 1970 तक साउथ कोरिया केवल कपड़े, जूते, विग्स और कुछ मेडिसिन को ही एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन 1970 के बाद से टीवी, रेडियो और वॉशिंग मशीन जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और अप्लायंस का एक्सपोर्ट भी साउथ कोरिया ने शुरू कर दिया। पार्क chung ने 1961 में जब देश की कमान अपने हाथों में ली, उस समय साउथ कोरिया द्वारा केवल $42 मिलियन का ही सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। वहीं 1977 तक यह आंकड़ा कई गुना बढ़कर $10 बिलियन को भी पार कर गया, लेकिन 1979 में पार्क chung की हत्या कर दी गई। 200 पार्क chung के बाद चुन डू-हवान ने साउथ कोरिया की सत्ता संभाली थी। उनके नेतृत्व में ही साल 1988 में साउथ कोरिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसके बाद सत्ता में आई किम डे-जंग ने साल 1997 में देश में रियल डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी। देश में दोस्तों अमन, शांति और चैन बनाए रखने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साउथ कोरिया के लोगों को अपनी संस्कृति और भाषा से हमेशा से ही एक विशेष प्रकार का लगाव रहा है। कोरियन इस देश की आधिकारिक भाषा है दोस्तों। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। देश की आधी जनसंख्या किसी भी धर्म को नहीं मानती। वहीं 25% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो लगभग इतने ही प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इस देश में दोस्तों बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलवाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर स्किल्ड लेबर की मात्रा भी काफी ज्यादा है। जिस देश के दोस्तों कारीगर कुशल होंगे और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, उस देश की तरक्की तो बिल्कुल निश्चित है। साउथ कोरिया ने दोस्तों कोरियन वॉर के बाद से ही देश में पारदर्शिता बनाए रखी। मीडिया एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में भी यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। यहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगजीन को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। 1950 के बाद लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी साउथ कोरिया में दोस्तों कई ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले। साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल में भी तेजी से बदलाव आने लगा। लोग बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में आकर रहने लगे। शहरों में लेबर की डिमांड थी और गाँव के लोगों को रोजगार चाहिए था, जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थी। लोग बड़ी और जॉइंट फैमिली की जगह छोटी फैमिली में शिफ्ट हो रहे थे। दोस्तों बड़े घरों की जगह धीरे धीरे अपार्टमेंट्स में रहने का चलन बढ़ने लगा। कोरियन वॉर से लेकर साल 2000 के दशक तक साउथ कोरिया की आबादी लगभग 2 गुना बढ़ गई थी। इतने सालों के दौरान विकास के लिए देश में युवा जनसंख्या का होना जरूरी भी था, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि अगर इतनी तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। साउथ कोरिया के लोग दोस्तों शिक्षित तो थे ही, जिसकी वजह से उन्हें फैमिली प्लानिंग के महत्व के बारे में भी ज्यादा परेशानी नहीं आई। अब यहाँ अधिकतर छोटे परिवार ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल साउथ कोरिया की आबादी लगभग 5 करोड़ 13 लाख के आसपास है, लेकिन दोस्तों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इस संख्या में गिरावट अवश्य देखने को मिलेगी। दोस्तों साउथ कोरिया में महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा देने के हक में लोग आवाज उठाते रहे हैं। समाज के संपूर्ण विकास के लिए ये जरूरी भी है। एक समय पर साउथ कोरिया में केवल पुरुष ही किसी परिवार के प्रधान के रूप में नियुक्त होते थे, लेकिन इस नियम में बदलाव के बाद साल 2008 से महिलाओं को भी परिवार का मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी महिलाओं ने पूरा सहयोग दिया है। देश की आर्थिक नीतियों, शिक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के कारण ही साउथ कोरिया ने दोस्तों बेहद कम समय में अपनी छवि पूरी तरह से बदल दी और विश्व के सामने खुद को एक विकसित देश के रूप में स्थापित किया। सन 1955 में साउथ कोरिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम केवल $64 थी, जो 2020 में बढ़कर $31,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों साउथ कोरिया के लिए इस मुकाम तक पहुंचना देखिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक तरफ तो उनके अपने ही देश से अलग हुए नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता। साउथ कोरिया चीन और जापान के बीच में स्थित है। जिस समय साउथ कोरिया अपने देश को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, उस समय चीन एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गया था और चीन विश्व में सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने की दिशा में काम कर रहा था। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मामले में चीन को टक्कर देना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया ने चीन का मुकाबला करते हुए अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, जो आज भी बनी हुई है। इसके अलावा साउथ कोरिया की भूगोलीय स्थिति, सीमित प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती जनसंख्या जैसी कई समस्याएं इसके विकास की राह में थी। लेकिन लोगों के जुनून और जज्बे के कारण साउथ कोरिया ने इन सभी परेशानियों को आसानी से पार कर लिया। दोस्तों साउथ कोरिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विश्व में 4थे नंबर पे है।
वहीं सूची में अमेरिका 6वें नंबर पे है, जापान है 34वें नंबर पे और चीन है 78वें नंबर पे। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टिंग बिजनेस की लिस्ट में साउथ कोरिया 9वें नंबर पे है। देश के सभी लोगों तक बिजली की सुविधा के मामले में साउथ कोरिया पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। और बात करें अगर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इस लिस्ट में ये देश दुनिया के पहले स्थान पे है। दोस्तों ये सब केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और विकसित देश की पहचान है। तो दोस्तों ये थी साउथ कोरिया के विकास की कहानी। इन सब के बीच शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई अगर साउथ कोरिया एक विकसित देश बनने में कामयाब हो गया तो फिर नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों असल में वो कई सालों तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपने देश में विकास से ज्यादा दूसरे देशों को नीचा दिखाने में और युद्ध की ओर जोर दिया। और युद्ध में दोस्तों किसी भी देश की परिस्थिति कैसी होती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। नॉर्थ कोरिया में ना तो नेताओं को जनता की फिक्र है और ना ही लोगों को अपने देश की। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वेरी केयर।